अब जिनके नाम ही अमन हो, ज़ाहिर है शायद उनका जो संगीत है वो काफ़ी सुखमय होगा। हमारे साथ है बडिंग कंपोज़र अमन पन, जिनकी हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई है गन्स एंड गुलाब, जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक बल्कि 2 गानों में उन्होंने संगीत भी दिया है। तो सबसे पहले अमन जी बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और ये दोनों दोनों गाने क्या है, पहले हमारे दर्शकों को इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, 2 गाने हैं इसमें गन्स एंड गुलाब्स में। एक का नाम है दो राज़ी, जो कुमार सानू ने गाया है, और दूसरे का नाम है भरम, जो मैंने ही गाया है। तो ये 2 गाने हैं शो में। और जैसा कि देखा जा रहा है, ये जो गाना है दो राज़ी काफ़ी बड़ा हिट हो गया है। एंड ऑब्वियसली जब कुमार सानू साहब जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मली आजकल मेन स्ट्रीम सिनेमा या कंटेंट में इतना उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले जब ये गाना लिखा गया, और क्या लिखते समय ही इसमें कुमार सानू जी के बारे में सोचा गया था कि ये उन्हीं से गवाना है? एक्चुअली झूठ नहीं बोलूँगा, लिखते समय तो ये आइडिया नहीं था कि किससे गवाएँगे, कंपोज़ करते समय ये आइडिया नहीं था। बट इवेंचुअली जब इसके बारे में सोचा कि ये गाना किससे गवाएँ, तो उनका ही नाम सबसे पहले था। मतलब और कोई नाम था नहीं, मतलब अगर उन्होंने मना करा होता तो शायद फिर हम दूसरे नाम सोचते कुछ, बट उन्हीं का नाम था और उन्होंने हाँ भी करा गाना सुनने के बाद, तो हम किधर और गए भी नहीं। तो क्या आप ही ने अप्रोच किया था या ये प्रोड्यूसर्स की तरफ से उन्हें? मतलब इट वाज़ अ कोलैबोरेटिव कॉल, बट अप्रोच मैंने ही करा था। मैंने ही उनको उनकी टीम से बात-वात करी, फिर दादा से बात हुई, उन्होंने कहा गाना भेजो। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि वो काफ़ी चूज़ी है हुँ, और वो जो पसंद करते हैं वो अपनी ही रेंज या अपने ही स्टाइल में हुँ। गाना पसंद करते हैं। और तो आपके लिए फिर क्या वो एक चैलेंज था कि उनको कन्विंस करना? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ चैलेंज हुआ नहीं, क्योंकि गाना कोइंसिडेंटली ऐसा बना था कि उनकी आवाज़ में वो काफ़ी अच्छा लगने वाला था। तो आई थिंक उन्होंने भी सुनने के बाद इमेजिन करा रहेगा कि ये गाना जब वो गाएँगे तो अच्छा लगेगा, और उन्होंने शायद गा के भी देखा रहेगा। तो ऐसा कोई रेंज से बाहर था नहीं वो गाना, उन्हीं के स्टाइल में था और उन्हीं के रेंज में था। तो आई थिंक मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, गाने ने अपना काम कर दिया, ऐसा। तो जब हम अपने 90s की सिंगर्स की बात करते हैं, इट्स लाइक आई वुड से द ट्राइका ऑफ कुमार सानू, in terms of men, Udit Narayan, there was also briefly Abhijit, and then later on obviously became a quartet with Sonu Nigam. या और honestly काफ़ी वो टाइम पे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रावण, जतिन ललित, एंड आगे जाके और भी कुछ लोग थे। आनंद मिले, देन हाँ, अदर पीपल, या। तो वो है, लेकिन अक्सर लाइक बहुत कम सुनने को मिलती है 90s लेजेंड्स के, हमारे आज के डेट में उनके गाने। और ये है कि जब उनके गाने आते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक वो 90s का फ्लेवर है। तो एज अ यंग म्यूजिक कंपोजर आपको क्या लगता है कि इज देयर अ लिमिटेशन आउट हियर कि 90s के सिंगर्स सिर्फ उसी स्टाइल के ही गाने में आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि वो, बट क्या है, मुझे हर टाइम पे एक दौर आता है सिंगर्स का। जैसे सानू दा जब थे तो उनके टाइम पे ही हैज़ डोमिनेटेड दैट फुल एरा। सो आई थिंक वो एक-एक दौर आता रहता है सिंगर्स का। लोग नए सिंगर्स को भी सुनना चाहते हैं, और बट जब जब वो दौर में पुराने सिंगर्स वापस से आते हैं तो वो एक अलग लगता है कि हाँ यार, एक कुछ एक पुराना नॉस्टैल्जिक फ्रेशनेस आया है। तो आई थिंक ये एक, बट आई थिंक हर दौर की एक अपनी डिमांड है। तो वो दौर में वो सिंगर्स भी हैं, बट मुझे लगता है कि पुराने सिंगर्स भी बीच-बीच में कुछ-कुछ आते रहना चाहिए, उनको भी गाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि पूरा कोई गायब हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ-कुछ ऐसा कंपोज़ होना चाहिए जो उनके लिए भी अच्छा हो। मतलब वो भी बने रहे, मतलब ऐसा है। और ऐसा नहीं है, उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। जब हम लोग प्रीमियर पे भी थे, मैंने देखा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबकी फरमाइश थी सानू दा के साथ फोटो खिंचवाने की। तो उससे पता चलता है कि उनकी फैन फॉलोइंग का कोई एज लिमिट नहीं है। Okay, I assume you're someone who perhaps looks around 30-35, and I don't know, obviously जब उन्होंने अपना करियर चालू किया था कि आप were you even born? I don't know about that. What year did he He thank for us? started in 89-90। Yeah, I'm 88 born, so near about the same time only. मतलब I must. बट क्या जब आपने जब पहली बार शायद अपनी ज़िंदगी में होश सँभाला होगा, और are you able to recollect your early influence, Yeah, yeah, absolutely. especially of Yeah, yeah. So me and my friend, we used to sit and we used to listen to his songs. मतलब जब मैं 10-12 साल का था, 9-10 साल का, तो मैं सानू दा के गाने हमने बहुत सुने हैं। और उनकी आवाज़ में मिमिक्री करने की भी कोशिश करते थे, गाने की भी कोशिश करते थे, तो वो हम लोग काफ़ी करते थे। और आपका लाइक आगे कपल ऑफ फेवरेट ट्रैक जो आज भी मतलब एकदम से ज़ुबान पे आ जाते हैं? बस एक सनम, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ये तो सानू दा का एवरग्रीन ट्रैक है। ऐसे खैर उनके तो खैर इतने सारे गाने हैं, और उस टाइम पे तो बैक टू बैक चल रहे थे।
आशिकी के गाने हों, फिर तेरी कहानी याद आई के गाने हों, आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स, तो इस तरह के उन्होंने बहुत गाने दिए। और वो जो जोड़ी थी नदीम श्रवण, समीर एंड सानुदा, ये जो आई थिंक ट्रायो था इन तीनों का, वो तो कमाल था। तो सारे ही गाने सुनते थे। Like, you sometimes have to kind of pinch yourself to believe that someone obviously who you listen to, derive great pleasure from his music, और कई सालों के बाद जाके obviously आप उनके साथ काम कर रहे हैं। या एब्सोल्युटली वो मेरे लिए, मैं बोला ड्रीम कम ट्रू ही है वो मामला, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है यार, आप जिनकी गाने सुना करते थे बचपन में, आज वो तारीफ भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपके गानों को, और आप सुन पा रहे हैं कि मेरी एक ट्यून है जो उन्होंने गाई है और इतनी अच्छी तरीके से गाई है, तो दैट इज ऑलवेज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, विल बी। When obviously you admire someone so much, or you idolize, जब obviously आपको उनके साथ काम करना है ना, you're the music director, और उस स्थिति में ऑब्वियसली उस फैन को हटा के एक प्रोफेशनल की तरह काम करना, और वो कैसा अनुभव रहता है? सी वो एक्चुअली आपको करना पड़ता है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज इवेंचुअली हम आई एम अ फैन, है ना, वो एक अपनी जगह पर है, बट व्हेन वी आर वर्किंग दैट हैज, वो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड है, वो एक काम करना है आपको। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप फैन और प्रोफेशनल को मिला लें तो कुछ एक नई चीज बनती है है ना। तो वो नई चीज में क्या है कि मजे मजे में काम हो जाता है। मेरे को लगता है कि जैसे रादर देन गेटिंग रिजिड अबाउट सम थिंग्स, आई थिंक आई एज अ कंपोजर आई एम वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट द सिंगर, कि अच्छा यार, अगर लगता है सिंगर को ये ट्यून में मुश्किल हो रही है, कुछ मैं चेंज कर देता हूँ कुछ, या वी कैन हैव क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग ऑल्सो, समथिंग न्यू विच साउंड बेटर इन हिज वॉइस। क्योंकि क्या होता है, जब आप कंपोज करते हैं, आप खुद गा रहे हैं, तो मैं एक चीज गा रहा हूँ जो हो सकता है मेरी आवाज में अच्छी लगी हो, जब अच्छी लग रही है, बट जब मैंने देखा कोई सिंगर आए हैं, उनकी आवाज में हो सकता है वो एलिमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा जो मेरी आवाज में लग रहा था। तो इट इज बेटर देन कि मैं उनसे कोशिश करता रहूं कि वो जबरदस्ती वही गाए जो मैंने गाया है, कि उनकी आवाज में क्या अच्छा लगेगा अगर मैं वैसा कर लूं। तो मैं इस मामले में आई एम वेरी कंफर्टेबल कि भाई हमें ये देखना है कि भाई वो गाना जो है, वो गाने पे क्या अच्छा लग रहा है, फॉर व्हाट इज गुड फॉर द सॉन्ग। इट्स नॉट कि भाई वो मैंने गाया था तो वैसा था। ठीक है, वी कैन चेंज द composition little bit here and there, so which I like doing it if my singer is stuck somewhere or he is feeling this melody is not in his range, या उनको ऐसा कुछ हो रहा है मुश्किल, तो या नहीं भी हो रहा, उनको नहीं कुछ कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। मेरे को लगता है कोई भी एक गाना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसमें कि वो सबका कोलैबोरेशन है थोड़ा थोड़ा, तो वही कोलैबोरेशन करके सर गाना बनता है। तो ये गाना जैसे मैंने पूरा सुना, और बिल्कुल वो 90s के दौर में लेके चला गया, लाइक इफ यू टेक आउट द विजुअल्स ऑब्वियसली फ्रॉम दिस, या तो उस हिसाब से शायद आपको कुछ ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा। मैं वही बोला सर, बीइंग अ 90s किड लेना नहीं पड़ा मुझे स्ट्रेस ना, मतलब वो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है है ना, ज्यादा स्ट्रेस उसमें लेना नहीं पड़ा। वो बाय डिफॉल्ट वो। और दूसरा क्या है, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जैसे गाना है दोराजी, अभी ये सानू दा ने गाया, अगर यही गाना मैं आजकल अरिजीत से गवा दूं या कोई और सिंगर इसको गाए हैं उस तरीके से, तो मेलेडी पुरानी नहीं होती सर, वो आज की मेलेडी हो जाएगी। तो मैंने ऐसा कोई डेस्परेटली कोई 90s रख के मेलेडी नहीं कंपोज करी थी, ओके, है ना। बट हाँ, उसमें इनफैक्ट आप देखेंगे तो गाने के अंदर गिटार्स हैं, गिटार्स विच इज अ वेरी मॉडर्न थिंग। अकूस्टिक गिटार्स पे गाना है, देयर इज नो रिदम इन द सॉन्ग, आई हैव केप्ट इट वेरी अकूस्टिक। तो बट सानू दा की आवाज का फीलिंग वैसा है कि हमें नॉस्टैल्जिया में ले जाता है वो, है ना। अगर इसी को आप दूसरे अंदाज में गाएं, दो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है, सो दिस सॉन्ग बिकम्स डिफरेंट। तो वो क्या, मेलोडी वही है, अंदाज की बात है। अरे आपने जिस अंदाज से बताया, जैसे एक सेकंड तो मुझे लगा कि मेलोडी सिंगर है वो है। एंड आज के दौर में ऑब्वियसली यहाँ हिंदी फिल्मों में म्यूजिक बहुत कम सुनने मिलता है, फिल्म के अंदर भी रहेगा तो थोड़ा बैकग्राउंड में 20-30 सेकंड लगेगा मुश्किल से। और ऐसे दौर में एक वेब सीरीज उसके अंदर संगीत आना, और खासकर इस आई वुड से डार्क कॉमेडी जॉनर में, आई थिंक वो भी अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है, बहुत नया मेरे लिए, और आई एम वेरी ग्लैड एंड आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि जिस तरीके की भी फिल्में या शोज, जैसे आई स्टार्टेड फ्रॉम चुप, तो गुड लक जेरी, देन आई डिड लव स्टोरीज आल्सो विद आर बाल्की सर, फिर अब ये कर रहे हैं, तो और भी चीजें कर रहे हैं। तो मेरे को जिस तरीके का कंटेंट पे काम करने का मौका मिल रहा है, आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, which challenges me as a composer also at point, हमारे अंदर से और अच्छा निकालने के लिए
द कंटेंट पुशेस मी कि नहीं यार ये उतना मजा नहीं है, इट्स नॉट अप टू द मार्क, अप टू द लेवल ऑफ द कंटेंट। तो आप अपने आप को भी पुश करते हैं उस तरीके से। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम एबल टू वर्क विद दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर सो टैलेंटेड एंड आई हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ lot of things from all these big directors, you know. इस गाने की ऑब्वियसली मैं बात करूँ ना नूर राजी की, एंड ऑब्वियसली माई सेल्फ बीइंग एन 80s 90s किड, और जैसे ही मैंने गाना सुना और क्योंकि वो कुमार सानू उनकी आवाज़ में है, और तो साथ ही साथ अभी मैं यहाँ किसी कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट अ नॉस्टैल्जिया है कि मुझे इमीडिएटली वो इम्तिहान का जो दो बातें हो सकती है उसकी भी याद दिला। बिल्कुल बिल्कुल। सी बिकॉज क्या है ना, वो एक वाइब है, रोमांस है उसके अंदर ना। अब किसी ने गाना सुना, उन्होंने बोला ये करीब का गाना है। वो कौन सा गाना था, चोरी चोरी जब नजरें मिले। तो बिकॉज they're all were in a romantic space, सानुदा voice, so the main motive of the song is, and सानुदा को रखने का वही है कि आपको ये नॉस्टैल्जिया में लेके जाएगा वो, है ना। तो वो मेरे लिए भी वही था, रीलिविंग द 90s ड्रीम काइंड ऑफ थिंग, है ना, कि मैं 90s में अगर कंपोजर होता, मुझे फिल्म मिली होती तो मैं क्या करता। तो वो एक मेरे लिए भी मगर उसमें मेरा इट्स माय टेक ऑन 90s, व्हाटएवर आई हैव इतने साल में जो मैं सीखा हूँ या कर रहा हूँ, और मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो दिस वाज आई थिंक माय टेक ऑन 90s की मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि भाई क्या होना चाहिए वैसा। आजकल इस दौर में जहाँ पे ऑब्वियसली दर्शक के पास ग्लोबल कंटेंट, ग्लोबल साउंड्स की एक्सेस है एट द क्लिक ऑफ अ बटन, आई शुड से एट द क्लिक ऑफ एट हिज फिंगर टिप, तो इस दौर में एज अ यंग म्यूजिक डायरेक्टर आपके लिए मतलब जब आप म्यूजिक बनाते हैं तो क्या किसी टारगेट ऑडियंस को रखा जाता है या ये सब चीज़ें बाद में आती हैं? आई थिंक जब भी हम म्यूजिक बना रहे हैं, कोई भी म्यूजिक, चाहे हम किसी फिल्म के लिए बना रहे हैं और एड के लिए बना रहे हैं, वेब शो के लिए बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है दैट इज फॉर दैट मोमेंट, लिविंग दैट मोमेंट, है ना। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो दर्शक तो पसंद करेंगे, तो बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप खुद बना रहे हैं उसमें कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, कि जो आप बना रहे हैं एज अ क्रिएटर, ये नहीं कि बना रहे हैं बस चलो बना दिया, बट उस पर वो विश्वास होना, उस पर कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि भाई ये मेरा क्रिएशन है, मुझे लगता है करेक्ट है, या इसके ये जो एक दुनिया है, जैसे ये शो एक गन्स एंड गुलाब एक दुनिया है, उस दुनिया के अंदर ये गाना जाएगा या नहीं जाएगा, है ना, वो लोगों को पसंद आएगा, वो एक सेकेंडरी उसका एक कॉन्वर्सेशन है कि भाई वो लोगों को कैसे लगेगा। पल्स की बात, पल्स ऑफ द नेशन, वो बात आती नहीं है, वो बात आती नहीं है, दिल से दिल की बात है, आपने अपनी बात कह दी, बाकी अगर वो बात समझ आएगी तो लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, मैंने देखा है। अगर वो चीज़ इमोशन टच होता है कहीं भी, तो पीपल, आजकल तो इतना ओपन डोमेन है, इंस्टाग्राम में मेरे पास रोज मैसेज आते हैं गाने से रिलेटेड, शो से रिलेटेड, कि भाई वी हैव लाइक्ड योर म्यूजिक इन द शो एंड एवरीथिंग। तो आजकल इतना ओपन डोमेन है कि लोग, एवरीबडी इज रीचेबल, अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि आपको भी प्रशंसा पता चलती है, जो लाइकिंग्स पता चलते हैं लोगों के ना, तो ये आई थिंक बहुत अच्छा है। सीरीज में जो आपका दूसरा गाना है उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो देखिए क्या है, सीरीज का जो थीम है ना हमारा, आपने सुना भी होगा, सब जगह प्रमोट भी हो रहा थी, तो मेरे को ऐसा था कि यार वो थीम को और रीइंफोर्स करना चाहिए, तो एक गाना हमने बनाया था भरम करके। तो हाँ, इट्स अ सॉन्ग, बट उसके अंदर हमने थीम डाला है, एंड इट हैज गॉट अ वेरी काउबॉय वेस्टर्न 90s काइंड ऑफ वाइब, दैट हैज अ वेरी वेस्टर्न 90s काइंड ऑफ वाइब, जो मैंने खुद ही गाया है वो। और दो लाइन गा के सुना तो, कल तो एक भरम सा है जो है आज है, क्या है क्यों है किस लिए, हो ना खाक है। इस तरीके से गाना है, बाकी आप गाना सुनिए। तो वो इट्स अ लाइफ स्टोरी बेसिकली, ये गाना एक लाइफ स्टोरी है। तो ये हमने गाना बनाया मैंने, और इसका एक अलग वाइब है, माउथ ऑर्गन है इसके अंदर, इट हैज गॉट अ वेरी कंट्री फोक वेस्टर्न काइंड ऑफ वाइब, जो भी 80s में होता था, शोले में भी माउथ ऑर्गन यूज हुआ। दिस इज मोर, दिस सॉन्ग हैज अ मोर 80s काइंड ऑफ वाइब, इट हैज कॉल्ड गिटार्स आल्सो, लिटिल वेस्टर्न काइंड ऑफ वाइब इट हैज, तो वैसा है। तो ये तो वैरायटी है कि भाई दो अलग अलग तरीके के गाने हैं। स्कोर में भी मैंने वही देखा, वही यूज करा, कि क्योंकि 80s में 90s में 80s में स्पेशली अगर बैकग्राउंड स्कोर सुनेंगे, देयर वाज लॉट ऑफ जैज इन्फ्लुएंस, लॉट ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल इन्फ्लुएंस इन द अरेंजमेंट्स। अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग्स, ट्रम्पेट, ब्रास सेक्शन, ये सब क्या वेस्टर्न ही तो था ना, सारे अरेंजर्स हमारे सारे वेस्टर्न ट्रेंड अरेंजर्स थे पहले, ये तो अभी उतना कम हो गया थोड़ा, बट मेलोडीज इंडियन थी,
बट जो जितना अरेंजमेंट स्टाइल था वो सारा वेस्टर्न था, तो वही आई थिंक मैंने कोशिश करी है वही सब वापस लाने की। दोराजी में भी जो अरेंजमेंट सारा वेस्टर्न ही है, ऑर्केस्ट्रा, गिटार्स एंड ऑल दैट, ऑल वेस्टर्न थिंग्स, बट द मेलोडी इज वेरी इंडियन। तो आई थिंक वही है, वही मैंने वापस बैकग्राउंड में भी वही कोशिश करी है कि उस तरीके का वाइब ला पाए, गानों में भी वही कोशिश करी है। लोग क्लासिक और कंटेम्प्रेरी के डिबेट में क्या कई बार हम इसमें जो शायद मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा कि क्या हम भूल जाते हैं कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, नो कास्ट, क्रीड, नो 100% है, बट it doesn't have any ethnic identity. नो, इट हैज नॉट, आई थिंक वो बिकॉज क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, वही जैसे मैंने बोला, अभी ये एक मेलोडी है ना, इसको आप 4 अलग तरीके से कर सकते हैं। यही मेलोडी को 4 अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग हो जाएगी वो, उसको जैसे कपड़े पहना दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेलोडी डज नॉट हैव एनी लैंग्वेज, है ना। अब हो सकता है यही लैंग्वेज में स्पेनिश में करूँगा तो स्पेनिश सॉन्ग हो जाएगा, सो इट डज नॉट हैव एनी लैंग्वेज। वो आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड है, एंड दैट बिकम्स द कैरेक्टर ऑफ द सॉन्ग। बट कोई लैंग्वेज नहीं है म्यूजिक का, है ना। मतलब आज वर्ल्ड वाइड लोग पंजाबी गानों पे भी डांस करते हैं जिनको मतलब नहीं समझ आ रहा। हम यहाँ पर कभी कभी स्पेनिश गाने सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें मतलब नहीं समझ आ रहा, बट वी आर जस्ट फीलिंग समथिंग फ्रॉम दैट सॉन्ग। म्यूजिक वो सर फीलिंग ही है, सारा गेम है फीलिंग का। अगर वो फीलिंग एक्सप्रेस हो गई आपके गाने की, वो सामने लिसनर तक पहुंच गई, तो हम लोग तो सुनते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस गाने। इंडिया से बाहर भी लोग मराठी गाने भी सुनते हैं जिनको नहीं समझ आता। सैराट इतना बड़ा हिट हो, उसमें मराठी गाने थे, आप लोगों ने सुने, नहीं मतलब समझ आ रहा, बट उनको फीलिंग अच्छा लगा। तो आई थिंक ये फीलिंग का गेम है सारा ना। ऑब्वियसली जैसे 90s का दौर था, ऑब्वियसली हमारा हिंदी संगीत और अदर इंडियन रीजनल वो तो स्ट्रॉन्ग था ही, बट आई थिंक उस टाइम पे जो कर्टेसी वाया टेलीविजन जो इन्फ्लुएंस आया विद दोस म्यूजिक चैनल्स, उनका उन चैनल्स का आपके ऊपर ग्रोइंग अप कितना इन्फ्लुएंस रहा है? बहुत इन्फ्लुएंस था सर, क्योंकि जितना म्यूजिक उस टाइम पे एमटीवी भी होता था, काउंट डाउन्स होते थे गानों के, 10वें नंबर पे ये गाना चल रहा है, 9वें नंबर पे, तो ये अलग एक्साइटमेंट था। और ये गाना इस अगले हफ्ते ऊपर आ गया, वो गाना नीचे आ गया, तो वो एक अलग मेरे से थोड़ा सा और पहले वो चित्रहार वगैरह आता था, हालांकि मेरे एरा का नहीं था वो। आई हैव हर्ड अबाउट इट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड ऑल दैट, बट वो जो एक चीज थी काउंट डाउन की, धीरे धीरे ना, वो एक मजा आता था एक अलग, कि आपने देख रहे हो यार आज ये गाना नंबर 1 पे है, एक नंबर 3 पे आप सुन रहे हैं गाना, वो बताते थे टेलीविजन पे गानों के बारे में। तो गानों का तो इन्फ्लुएंस मुझे लगता है, मैं एज बीइंग, मेरे लिए शायद इफ आई कैन रिकॉल, वो टाइम पे वो बड़े-बड़े एलपी आते थे। हाँ, और जो शायद मैं फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजिक मैंने कंटेंट जो सुना होगा वो था बॉनी एम का, ओह या डैडी कूल। वो सबसे मतलब आपके लिए क्या था? मैं से सबसे पहले जो मतलब इंडियन म्यूजिक, तो मैं क्लासिकल भी सीखता था, तो इंडियन म्यूजिक से मैं पहले रूबरू हुआ, बिकॉज सिंस आई वाज लर्निंग इंडियन क्लासिकल, तो इंडियन तो था ही, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, ये सब तो हम सुन ही रहे थे, बाकी भी सब सुन रहे थे। बट मेरे लिए जो मैंने सुनना शुरू करा इंग्लिश म्यूजिक ना, तो उस टाइम पे हमारे टाइम पे बेसिकली वेंगा बॉयज आए थे 90s में, उनके एल्बम्स आने शुरू हुए थे, वेंगा बॉयज, देन बैकस्ट्रीट बॉयज केम इन, और देन उसके बाद ब्रायन एडम्स केम इन। तो इस तरीके से तो मेरे लिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा मुझे इन्फ्लुएंस अच्छा लगा कि हाँ यार ये भी अच्छा है। जब आप सुनते हैं, आप एक म्यूजिक में आई थिंक वही ना, इतना सब कुछ है कि आप पूरी जिंदगी और भी लगाने सर, पूरे वर्ल्ड में इतने तरह तरह का म्यूजिक है, फोक है, ट्राइबल म्यूजिक है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, वेस्टर्न क्लासिकल है, इंडियन क्लासिकल है, कर्नाटिक है, हिंदुस्तानी है, तो इतना सारा है कि आप एक लाइफ में तो नहीं कर सकते। तो कोशिश ये है कि जितना ज्यादा आप हम लोग सीख पाए, और तो वो धीरे धीरे वो सब भी लर्निंग कि हाँ यार ये अच्छा है, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ चीज मतलब मेरे को तो वही एक्साइट करता है कि यार ये नहीं आता, तो कुछ एक्साइट करता है कि यार हाँ यार ये कुछ एक्साइटिंग है, एंड आई शुड ऑल्सो लर्न इट, आई शुड ऑल्सो नो। तो मेरा वही जर्नी रहा है कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते 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 थे यहाँ तक, अभी बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए। जो आपने सीखने की बात की, तो फिर शुरुआत क्या भारतीय क्लासिक? हाँ जी, क्लासिकल। तो ये कितनी आयु थी तब आप? तो सर मैं 9th क्लास का था एक्चुअली, जब मैंने पहली धुन बनाई थी। वो तो खैर गॉड गिफ्ट है, तो मेरे पापा ने भी सुना उनको भी लगा कि हाँ, में कोई मतलब पापा को शौक था, बट वो कभी परस्यू नहीं कर पाए, वाज एन इंजीनियर, बट ही कुड नॉट परस्यू इट। बट ये होता है ना, जेनेटिक शौक होता है। बाकी एक्सटेंडेड फैमिली में तो काफी लोग थे जो म्यूजिक कर, मतलब कोई वायलिन बजा रहा था ऐसे, मतलब बट नॉट प्रोफेशनली। हाँ, मतलब म्यूजिक था, किधर ना किधर तो था फैमिली में ना, जेनेटिकली। तो वही आई थिंक पापा का जो था वो फिर मेरे में आया, और तो उनको अच्छा लगा जब उन्होंने देखा यार, तो कह रहे यार तू तो धुन वुन बना रहा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल टाइप। ही वाज अ कीन फिल्मी बंदे थे बिल्कुल वो,
और म्यूजिक सुनते थे, फिल्म देखते थे, तो उनको लगा यार ये तो करेक्ट है, तेरे को सीखना चाहिए म्यूजिक, है ना। तो उन्होंने भी वो चीज देखी, बीइंग अ पेरेंट वो बहुत जरूरी है कि भाई वो देखिए, हाँ यार ये लड़का कुछ तो कर रहा है यार। तो पहले से ही मेरा वो था कि ऐसा नहीं है कि सिंगर बनना चाहता था मैं, कुछ और बनना चाहता था, कुछ और बन गया गलती से ना। तो ये भगवान ने अच्छी क्लैरिटी दी कि भाई यही बनना है, कंपोजर ही बनना है। लाइक जो आपके पैशन था वो कंपोजिंग कंपोज ही था, वही कर रहा हूँ सर अभी भी, है ना, वही करना भी है, वही कर भी रहे हैं। तो वो सिंगिंग की शुरुआत मतलब वो सिंगिंग तो सर ऐसे ही अपने गाने तो खुद गाने ही पड़ते हैं ना, रफ स्क्रैचेस भी गाने पड़ते हैं कभी कभी। अब वो कभी कभी प्रोड्यूसर्स को फिर अच्छे लग जाते हैं, बोलते हैं यार यही अच्छा है आप कर लो। तो मैं ऐसे एड जब कर रहा था, शुरुआत करी तो एड्स में ही गाने लग गया, कुछ कुछ एड काफी वायरल हो गए मेरी आवाज में ही। तो ऐसे धीरे धीरे वो तो छोटा मोटा सिंगिंग, बट मैं सर अपने आप को कंपोजर ही मानता हूँ, है ना। सिंगर्स आई थिंक वो ये वाली बात है, जिनका सिंगर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो आई प्रेफर उनसे, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरी दुनिया अलग अलग तरीके के लोग गाएं, ट्राई करें। बट ये होता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो बात है ये मैंने अच्छी बोली है, या फिर यार ये बात में ना सिंगिंग नहीं चाहिए, जज्बात चाहिए जो आ रहा है, वो आपको कभी कभी लगता है गाने से, तो वो आई थिंक वो खुद गा लेता हूँ मैं। बट अदरवाइज वही है कि मैं चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके के लोग गाएं गाना है, जिन जो मुझे लगता है कि जिस तरीके की आवाजें चाहिए मेरे को, तो वैसा करें। अभी एक और फिल्म आई है अकेली करके, उसका भी प्रमोशनल ट्रैक मैंने ही बनाया है, तू अकेली ही काफी है, वो दिलेर पाजी से गवाया है। हाँ जी, तो वो भी मेरा ही कॉम्पोजिशन है। ऑब्वियसली आपकी शुरुआत तो एडवर्टाइजिंग करियर से हुई, 100%। और ऐसा है जहाँ लोग एड फ्री कंटेंट देखना या सुनना पसंद करते हैं। हाँ, तो आपके शायद कोई 10 साल का आपका सफर रहा है, ज्यादा सर 15 तो इस दौर में ऑब्वियसली एक एडवर्टाइजमेंट में म्यूजिक की अहमियत या उसमें आप क्या कंट्रीब्यूशन लेके आ पाए? सर कंट्रीब्यूशन ये था कि देखिए एडवर्टाइजिंग में म्यूजिक बहुत जरूरी है, कि अगर आप म्यूजिक 30 सेकंड के होते हैं, 30 सेकंड, अब तो और कम हो गया, 20 हो गया। महंगाई बढ़ती जा रही है तो एड्स की ड्यूरेशन कम हो रही है। तो 20 हो गया। तो क्या एक्चुअली एड्स में म्यूजिक का इंपॉर्टेंस हर जगह पर ही। आप एक बार कभी म्यूट पे ऐड देखिए कोई भी, आपको कम्युनिकेशन ही नहीं होएगा ना, क्या कम्युनिकेशन ऐड का। दूसरा, एड्स में भी सर जिंगल्स बनते हैं, हमारे बचपन से हमने सुने हैं, लाइफ बॉय, डेटॉल, ये वो इतने सारे जिंगल्स हैं, आइकॉनिक बन गए हैं। तो क्या है कि वो बहुत जरूरी है, वो एक फॉर अ ब्रांड। जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं, घर में किचन में खाना कुछ बना रहे हैं, अगर आप तो एक कोई टीवी पे पीछे से बैकग्राउंड में कोई एक आवाज आ रही है, तो दैट गिव्स यू अ सोनिक आइडेंटिटी। वो एक अलग है कि उसमें एक सोनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए ब्रांड की। सो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ म्यूजिक कॉम्पोजिशन। सी फिल्म में क्या, एक अच्छा गाना होना चाहिए, रोमांटिक है तो अच्छा रोमांटिक गाना, सैड है तो सैड गाना। बट एड में ऐसा नहीं है, एड में बहुत अलग है। एड में आपको द एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड what impact your music would give to the brand as a sonic identity. So in that you have to create something unique, you have to create something new. एग्जांपल आप हमसे शेयर कर पाएंगे पर्टिकुलर एड्स के? बहुत सारे एड्स हैं सर मैंने जो करे हैं। एक आपको मैं कैंपेन बताता हूँ, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का, देखा होगा, रणवीर सिंह का है वो, उसमें वो ना स्टेशन पे चल रहा है रणवीर सिंह, ही उसमें भी देखेंगे एक बड़ा सोनिकली एक म्यूजिक है। फिर एक अभी रैपिडो का कैंपेन आया था, रैपिडो बाइक टैक्सी का, उसमें भी एक मैंने रैपिडो करके, दिस आई हैव क्रिएटेड दैट। लॉट ऑफ ब्रांड्स एक्चुअली, मैक्स लाइफ बूपा का मैंने बनाया था, उनका भी मेन ब्रांड आइडेंटिटी, सोनिक आइडेंटिटी मैंने बनाई थी। जिंदगी को क्लेम कर ले, ये भी मैंने बनाया है। ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं तो 4-5 हजार एड्स का म्यूजिक कर चुका हूँ, तो एड्स तो मतलब बहुत कर चुका हूँ, और बहुत ब्रांड्स के लिए काम करा है, अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, एड्स तो सर मैं अभी भी कर ही रहा हूँ, बिकॉज एड से मेरे को सर सारा सीखा मैं एड से हूँ, कर करके जो मैं आज कर रहा हूँ, फिल्मों में कर रहा हूँ, वही नॉलेज मैं अपनी उधर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। प्रोफेशनली म्यूजिक सीखने के लिए आपने कोई म्यूजिक स्कूल इंडिया या विदेश में कहीं गए? नहीं सर, किधर भी नहीं गया, मैं बिल्कुल देसी बंदा हूँ, दिल्ली में था। विदेश तो बिल्कुल सर जमीन से जुड़े रहे, और वहीं पर ही हमारे उधर एक थी घराने से था कोई, उनसे ही मैं सीखने लगा। 4-5 साल मैंने क्लासिकल सीखा, और फिर मैं प्रोफेशनली करने लगा। 19 साल से मैं प्रोफेशनली करने लग गया, और मैं फिर प्रोफेशन में सीखा हूँ, करते करते गलतियां करते करते सर, वही बात है कि अपनी गलती को सुधारना कैसे है वो खुद से ही सीख रहे हैं। तो असिस्ट कभी तो करा नहीं, मौका नहीं मिला, दिल्ली में उस तरीके से था तो खुद से ही करा। तो जो ऑब्वियसली आप एड इंडस्ट्री में थे, तब क्या सोचते कि एक दिन सिनेमा में आना है? सर मैं आपको बताऊं, कोई भी बच्चा हो या आर्टिस्ट हो ना, कभी ये जीवन में ना सपना रख ही नहीं सकता मैं निरमा के लिए गाना बनाऊंगा, है ना। वो सपना नहीं हो सकता सर कि मैं लाइफ बॉय का जिंगल बनाऊंगा बड़ा होके ना, वो सपना नहीं हो सकता। सपना यही होगा कि मैं फिल्मों में म्यूजिक करूंगा। भारत देश में सपना ही हो सकता है कि मेरा गाना एक दिन ये एक्टर पे आएगा, या मेरा गाना इस पे चलेगा, है ना।
तो वो सपना नहीं था, बट सर वही वाली बात है, आई थिंक कहानी तो कोई और लिख रहा है है ना? तो वो कहानी जो थी मेरी, इसलिए वहां से शुरू हुई एडवर्टाइजिंग से। आई थिंक वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उससे मैंने सीखा सर, ओके। उससे मैंने ये फिल्म रीडिंग सीखी कि फिल्म कैसे रीड करते हैं, म्यूजिक जैसे कि आपने पहले बताया ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग का, तो उसमें वो मार्केटिंग एस्पेक्ट वो प्राइमरी रहता है। वो यहाँ पर आपको क्रिएटिव एस्पेक्ट को आगे रखना दोनों को मिलाना कैसे है सर, वो वही एस्पेक्ट आप देखेंगे, वही एस्पेक्ट जब हम स्कोर भी कर रहे हैं फिल्म को, ही गाना भी बना रहे हैं, वही एस्पेक्ट है। तो मेरा एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है चीजें करने का ना, तो उससे मैं, और क्या होता है, मैं आपको दूसरा एक चीज सिखाता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको कि एडवर्टाइजिंग के अलग अलग तरीके का म्यूजिक है। कहीं पर वर्ल्ड म्यूजिक कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के ऐड बन रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, कहीं अफ्रीकन म्यूजिक करना है, तो उससे क्या आपको सीखने को भी मिलता है। अगर आपको नहीं आता कोई म्यूजिक, कोई बोलीविया का फोक म्यूजिक करना है ना, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा ना सर वो म्यूजिक करने के लिए, कि हाँ यार मेरे को पता तो होना चाहिए बोलीवियन फोक म्यूजिक क्या है। तो हो सकता है मैं 2 दिन उसको पढ़ूं, मैं उसके 500 गाने सुनूं, अच्छा ये इनके इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने एक बोलीवियन फोक म्यूजिक करा था किसी ऐड में, मुझे पता चला वहां का इंस्ट्रूमेंट चरांगो करके एक इंस्ट्रूमेंट है, सो देन आई हैड टू ऑर्डर दैट इंस्ट्रूमेंट। सिमिलर कुछ है? इंडिया में कुछ नहीं सिमिलर, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, देखिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं, गिटार भी है, बट चरांगो का साउंड बहुत डिस्टिंक्ट है। तो वो फिर मैंने अमेजोन से, उधर अमेरिका अमेजोन से ऑर्डर करा, उसको लगा टाइम, बट मैंने कहा नहीं यार ये अच्छा है, कुछ इंटरेस्टिंग है, इसको लर्न करते हैं, वी शुड लर्न इट। तो इस तरीके से मैंने देखा एड्स में ना आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, अलग अलग चीजें अगर आप करना चाहते हैं ना, तो वही नॉलेज जो एक्सप्लोरेशन इतने साल में करी है सर, अब यहाँ पर मौके मिल रहे हैं करने को, तो यहाँ पर भी वो दिखा रहे हैं, वो शोकेस कर रहे हैं। और पहला आपका इन टर्म्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, I think you started off initially as largely background score के साथ। एक्चुअली सर मुझे ना, मैं आपको बताऊं, आई यूज्ड टू हेट बैकग्राउंड स्कोर्स, है ना, मतलब मुझे मैं सर गाने बनाने वाला, The existing ones। नो आई यूज्ड टू हेट, मतलब नॉट एज अ दिस थिंग, बट आई डिडंट लाइक कंपोजिंग बैकग्राउंड स्कोर पहले। तो मुझे लगता था यार, बिकॉज मेरा क्या, मैं गाने बनाने वाला बंदा हूँ, मेरे को गाने बनाना पसंद है, और तो मेरे को उतना था नहीं बैकग्राउंड स्कोर्स में, मेरे को जाना भी नहीं था, मुझे करना भी नहीं था। बट इवेंचुअली व्हेन बाल्की सर अप्रोच मी, तो मैंने कहा अप्रोच, हाँ मतलब मैं उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ा ही हुआ था, मतलब मैं जुड़ा हुआ था, मतलब मुझे जब उन्होंने मौका दिया ये करने का, क्योंकि मैं उनके साथ एड्स कर रहा था काफी टाइम से ना, उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ा तो था ही मैं, तो उन्होंने मेरे को बोला, तो आई सेड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, है ना, अगर मतलब मना तो करने का कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास ना, एंड बाल्की सर बोल रहे हैं आपको, और इस तरीके से चैलेंजिंग थिंग, चुप वाज अ चैलेंजिंग थिंग, लोग यार है तो आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी, हाँ पूरा आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म थी ना, फर्स्ट फिल्म इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो सर वो सीखते सीखते करी है, वो करी यार, मेरे को मजा है, मेरे क्या ये भी बढ़िया ही यार, है ना, मतलब इसमें भी मजा है, ऐसा नहीं है इसमें मजा नहीं है, बट बाल्की सर ने वो देखा कि भाई कि ये धुन बनाता है बैकग्राउंड में भी, तो अगला उन्होंने लव स्टोरीज में मुझे गाना भी दिया करने को। फिर देखिए क्या ना सर, टैलेंट जो होता है आज, वो आप पीपल नो ओनली, वो उनको पता चल जाता है कि यार इसका ये मेन टैलेंट है ना। राजा एंड डीके का भी करते करते गाने भी बनाए, है ना, तो अगर है जैसे रहमान साहब हैं, दोनों चीजें करते हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों चीजें करते हैं, तो मेरे को लगता है दोनों चीजें एसीएल, तो दोनों चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बट करते करते सर वो भी मेरे को मजा आया कि यार हाँ ये भी मजेदार है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरे को लगता था यार बड़ा, बट हाँ इट इज अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग जॉब फॉर श्योर, बिकॉज आपको सर पूरा स्कोर करना है, उसके लिए आपको पूरा फिल्म का एक, बिकॉज म्यूजिक इज अ थ्रेडिंग, है ना, 7 एपिसोड गंजन गुलाब के अगर म्यूजिक है वो थ्रेडिंग है, कि एक दूसरे को म्यूजिक पकड़ के रखना चाहिए, है ना। बाल्की सर ने तो मेरा क्रेडिट भी आप देखेंगे उसके अंदर म्यूजिक डायरेक्टर में है, बिकॉज सर टोल्ड मी, बिकॉज आई फील द बैकग्राउंड स्कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। हमारे इंडिया में धीरे धीरे उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, अब क्रिटिक्स भी लिखने लग गए हैं, सबने गुंजन गुलाब के बारे में, मेरे बारे में लिखा है सब, तो अभी लिखने लग गए हैं, पहले नहीं था हमारे इधर, तो बैकग्राउंड म्यूजिक में सैंपल म्यूजिक ही लगा देते थे, वो हीरो आने पे एक ही जैसा म्यूजिक 4 फिल्म में बज रहा है ना, तो वो होता, बट अभी धीरे धीरे आप देखेंगे ना बढ़ रहा है अवेयरनेस, जैसे स्कैम का भी काफी अच्छा हुआ, और भी अभी लोग लिखने लग गए हैं, लोग कर रहे हैं कि यार ये भी एक म्यूजिक ही है ना, खाली गाना बनाना म्यूजिक नहीं, ये भी म्यूजिक है। बट आई बिलीव बोथ म्यूजिक, वेदर इट इज स्कोर और वेदर इट इज अ सॉन्ग, वो दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही अलग अलग टास्क है, बट गुड थिंग इज आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू डू बोथ। तो आने वाले फ्यूचर में भी लाइक जो इसी तरह चलेगा कि आप दोनों ही करना चाहोगे, या कभी कभार आप डेडिकेटेडली सिर्फ म्यूजिक ही? नहीं सर, मेरे को दोनों करने का, अब जो पिछले साल से मैं कर रहा हूँ और मेरे को मजा इतना आ रहा है, तो मैं क्या है ना सर, मेरे को लगता है हमारी ये फील्ड है, इसमें मजे आना बहुत जरूरी है, लाइक वी शुड एंजॉय आवर ओन वर्क।
अगर हम अपना काम नहीं इंजॉय करके करेंगे तो फिर लोग तो कैसे करेंगे, है ना? तो वो आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ व्हाटएवर इज कमिंग टू मी, है मेरे को मजा आ रहा है काम करने में। तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं दोनों ही करना चाहता हूँ। चलिएगा सर, अमन बस यही कहूँगा कि आपसे बात करके हमें काफ़ी नॉलेज मिली, वो है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. एंड डू वेल। थैंक यू। चीयर्स।